मैं रोज उरांव असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मौर्य वंश का साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य था। यह साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत से बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से लेकर मैसूर के चंद्रगिरी पर्वत तक फैला हुआ था। इतने बड़े साम्राज्य को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शौर्य, सैन्य शक्ति और मगध की विस्तारवादी नीति से स्थापित किया था। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने एक विस्तृत, व्यवस्थित और शक्तिशाली केंद्रीय प्रशासन से मगध साम्राज्य को संगठित किया था। अशोक महान ने कलिंग को जीतकर उस साम्राज्य को सुरक्षित ही नहीं वरन अपने धर्म की नीति से एक नागरिक प्रशासन की स्थापना की और धर्म का प्रचार कर उस साम्राज्य के ख्याति को प्रतिष्ठित किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विशाल एवं संगठित मौर्य साम्राज्य अशोक महान के शासनकाल में उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया, किंतु सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद इसके पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और लगभग 50 वर्षों की अल्पावधि में यह गौरवपूर्ण साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे। उनमें पहला कारण था मौर्य साम्राज्य की विशालता। मौर्य साम्राज्य की विशालता उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। विशाल मौर्य साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैली हुई थी। आवागमन एवं संचार के विकसित साधनों के अभाव में इस विशाल साम्राज्य पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखना तथा साम्राज्य के शासन को भली भांति चलाना अत्यंत कठिन कार्य था। शक्तिशाली सम्राटों के काल में तो साम्राज्य की एकता बनी रही, किंतु उत्तरकालीन मौर्य सम्राट इस विशाल साम्राज्य को संभालने में समर्थ नहीं हो सके, जिसके कारण इसका पतन असंभावी हो गया। दूसरा कारण था निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्यों के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों में प्रमुख रूप से अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों का निर्बल एवं अयोग्य होना था। राजतंत्र शासन प्रणाली में राज्य की सफलता और विफलता उसके शासक की योग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्भर करती है। अशोक के उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने पर उनका पतन होना स्वाभाविक ही था। अशोक के उत्तराधिकारी ना तो उसके समान धर्मघोष में और ना ही चंद्रगुप्त के समान भेरी घोष में सफलता प्राप्त कर सके। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, संप्रति, दशरथ, देववर्मन, बृहद्रथ आदि निर्बल और अयोग्य थे। ना तो वे वीर योद्धा थे और ना ही कुशल प्रशासक। वे ना तो आंतरिक विद्रोह का दमन कर सके और ना ही विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध सफलतापूर्वक कर सके। इसके अलावा उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम का अभाव भी इसके पतन के कारणों में एक माना जा सकता था, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्ति के लिए प्रायः युद्ध आरंभ हो जाते थे। अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते रहे, जिससे साम्राज्य की शक्ति दुर्बल होने लगी थी। तीसरा कारण केंद्रीय शासन का दुर्बल होना था। अशोक के उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण केंद्रीय शासन का कमजोर होना स्वाभाविक ही था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार व अशोक द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक संगठन की योजना इस प्रकार की गई थी कि इसमें केंद्र के कठोर नियंत्रण का होना आवश्यक था। केंद्र से ही पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र में शक्ति का प्रसारण होता था। मौर्य शासन प्रणाली इतनी केंद्रीकृत थी कि सिर्फ एक योग्य शासक ही
अपनी प्रजा के हित के लिए इसका उपयोग कर सकता था, लेकिन कमजोर शासकों के कारण केंद्रीय शासन दुर्बल हो गया। केंद्र सरकार के निर्बल होते ही अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अपने शासन के अंतिम दिनों में शाही संगठन पर अशोक की पकड़ ढीली हो गई। तक्षशिला में जहां उसके पिता के शासनकाल में विद्रोह हो चुका था, मंत्रियों के दमन के परिणाम स्वरूप विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। वहां का विद्रोह दबाने के लिए राजकुमार कुणाल को भेजा गया था। अशोक के निधन के पश्चात कश्मीर व कंधार स्वतंत्र हो गए थे। जो शासक सीमा प्रांतों में नियुक्त थे, वे भी केंद्र शासन की इस दुर्बलता से लाभ उठाकर प्रायः स्वतंत्र हो गए थे। केंद्रीय शासन के निर्बल होते ही मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। चौथा कारण, साम्राज्य का विभाजन। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन भी मौर्यों के पतन के लिए उत्तरदायी था। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की एकता स्थिर रही, किंतु उसकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य 2 भागों पूर्वी तथा पश्चिमी में विभक्त हो गया। पश्चिमी भाग का शासन कुणाल और संप्रति के हाथों में आ गया तथा दक्षिण भारत सहित पूर्वी भारत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, दशरथ से बृहद्रथ तक उत्तरकालीन मौर्य सम्राटों के अधिकार में रहा। साम्राज्य का विभाजन मौर्य वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में 5वां कारण आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। प्राचीन काल में सर्वाधिक विशाल सेना और सर्वाधिक विशाल प्रशासन तंत्र मौर्यों का ही था। इसे चलाने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। प्रजा पर अनेक प्रकार के कर लगाने के बावजूद इतने विशाल प्रशासनिक ढांचे को भली भांति चलाना अत्यंत दुष्कर कार्य था। अशोक द्वारा प्रजाहित कार्यों में स्तूप, विहारों, शिलालेखों आदि के निर्माण में, धर्म प्रचार और दान देने में खुले हाथों धन व्यय किया गया, जिस कारण राजकोष को हानि पहुंची। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अनेक प्रदेशों के स्वतंत्र हो जाने के कारण सरकार की आय में और अधिक कमी आ गई और वित्तीय संकट पैदा हो गया। अर्थ के अभाव में साम्राज्य की स्थिति डवाडोल होने लगी। किसी भी राज्य की अगर आर्थिक स्थिति डवाडोल होती है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसी ही स्थिति मौर्य साम्राज्य के सामने उत्पन्न हो गई थी। छठा कारण अशोक की अहिंसा एवं शांति की नीति रही। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की शांति एवं अहिंसा की नीति ने मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलिंग विजय के बाद अशोक ने युद्ध नीति का सदा के लिए परित्याग कर दिया। उसकी शांतिवादी नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर बना दिया और वह सैनिक दृष्टि से दुर्बल होने लगा। युद्ध संबंधी अवसर प्राप्त न होने के कारण सैनिकों में वीरता तथा युद्ध लड़ने की शक्ति समाप्त होने लगी। अहिंसा की नीति न सिर्फ सैनिकों के अवनति का कारण बनी, बल्कि इसने सम्राट के नियंत्रण शक्ति को भी कम कर दिया। अहिंसा की नीति के कारण ही भारत यूनानी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ रहा। अशोक ने अपने पुत्रों को विजय और रक्तपात की नीति से दूर रहने का उपदेश दिया। अशोक की अहिंसा एवं शांति की नीति के परिणाम स्वरूप राजाओं का अपनी सेना से संपर्क कम होने लगा, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। डॉक्टर D.R.
भंडारकर ने भी अशोक की धार्मिक नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का अप्रत्यक्ष कारण माना है। उनके अनुसार कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति का परित्याग और मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति की समाप्ति के कारण मगध साम्राज्य सुदूर दक्षिण में फैलने से वंचित रह गया और विश्वव्यापी साम्राज्य की शक्ति रखने वाला मौर्य साम्राज्य पतोन्मुखी हो गया। उनका यह भी मानना है कि जो साम्राज्य तलवार और युद्ध की बदौलत स्थापित हुआ था, सेना की बदौलत ही कायम रखा जा सकता था। अतः अशोक के युद्ध परित्याग और शांति की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी था। सातवां कारण था राष्ट्रीय चेतना का अभाव। कुछ विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य के पतन में राष्ट्रीय चेतना के अभाव को माना है। इस संबंध में रोमिला थापर का मानना है कि राजनीतिक दृष्टि से मौर्य काल में ना तो राष्ट्रीय भावना थी और ना ही एकता ही। मौर्यों ने भारत का राजनीतिक एकीकरण किया था और अशोक ने सांस्कृतिक एकीकरण का जो प्रयास किया था, उससे भी राष्ट्रीय भावना नहीं उभर पाई थी। मौर्य प्रजा में राजनीतिक एकता का अभाव राजनीतिक विघटन का कारण बना। आठवां कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन। इतिहासकार H.C. राय चौधरी के मतानुसार मौर्य साम्राज्य के बिखरने का एक महत्वपूर्ण कारण प्रांतों में दमनकारी शासन का होना था। दिव्यावदान से उल्लेख मिलता है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार और पुनः अशोक के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट अधिकारियों के क्रूर एवं अत्याचार पूर्व शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। अशोक के अभिलेख से भी पता चलता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों ने उसे अत्यधिक चिंतित बना दिया था। इसलिए उसने महामात्रों को आदेश दिया था कि बिना समुचित कारण के नागरिकों को न सताया जाए। इसी उद्देश्य से उसने तोशाली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण का नियम बनाया था। दूरवर्ती प्रांतों के प्रशासन की देखभाल करने के लिए सम्राट ने स्वयं धर्म यात्रा की थी, किंतु इन व्यवस्थाओं के बावजूद दूरवर्ती प्रदेशों से दमनकारी शासन का अंत नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। नौवां कारण था विदेशी आक्रमण। मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण विदेशी आक्रमण को माना जाता है। जिन मध्य व पश्चिमी एशिया के यूनानियों को अशोक ने अपना मित्र तथा शांतिवादी बनाने का प्रयास किया था और जो अशोक के धर्मोपदेश से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी राजनीतिक शक्ति से दबे व मित्र बने रहे, उन्होंने भारत की केंद्र शक्ति के दुर्बल होने पर और राजनीतिक अस्थिरता पाते ही आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अशोक की मृत्यु के पश्चात भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर आक्रमण शुरू हो जाता है। इन बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करने की हिम्मत मौर्य सम्राट में नहीं होने के कारण पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहां की विजय से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी, पर विदेशी प्रहार प्रारंभ हो गया। इन विदेशी आक्रमणों के कारण मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने लगा। 10वां कारण था विघटनकारी प्रवृत्ति का उदय और आंतरिक विद्रोह। जब मौर्य साम्राज्य बाहरी आक्रमण, उत्तराधिकार का युद्ध, साम्राज्य विभाजन और दरबारियों के गुटबंदी जैसे संकटपूर्ण कारणों से घिरा हुआ था, उसी समय मौर्य साम्राज्य विघटनकारी शक्ति का भी शिकार हो गया। उत्तरकालीन मौर्य सम्राटों की योग्यता और निर्बलता के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में विद्रोह होने लगे। दक्षिणी आंध्र तथा दक्षिण पूर्व में चेदी जाति ने विद्रोह कर दिया। मौर्य साम्राज्य के महत्वाकांक्षी सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध करके साम्राज्य के केंद्रीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया।
इस प्रकार भारत के महान ऐतिहासिक साम्राज्य का अंत हो गया और उसके स्थान पर शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य का पतन ना तो आकस्मिक था और ना ही किसी एक कारण की वजह से हुआ था, बल्कि विभिन्न कारणों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य को पतन के मार्ग की ओर अग्रसर किया। अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, दुर्बल केंद्रीय शासन, अशोक की शांति प्रिय नीति, मौर्य राजनीतिक संगठन की आंतरिक एवं स्वाभाविक कमजोरियां आदि ने इसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।